Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे 193 क्वेश्चंस के बारे में जो आपने मुझसे पूछे थे इस वीडियो के अंदर। जब मैंने इन 193 क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि एसवीपी सक्सेस के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है मिथ बस्टर, दूसरा एसवीपी प्रोसीजर एंड तीसरा एसवीपी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके जाना। आज भी मुझे याद है जब मेरी पहली एसएसबी थी एनएसबी कोयम्बटूर में, तो वहां पर मैं एक मिथ के साथ गया था। वो मिथ क्या थी? वो मिथ ये थी कि जैसे ही मैं स्टेशन पे कदम रखूंगा मेरा असेसमेंट शुरू हो जाएगा। वहां पर जो सिपाही होगा वो मुझे असेस कर रहा होगा। उसके बाद जब मैं एसएसबी में पहुंचूंगा तो वहां पर जो गार्डनर है, जो कैंटीन में इंसान है, वो भी मुझे जज कर रहा होगा। और ये एक बहुत बड़ी मिथ थी और जबकि उस मिथ के साथ मैं कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया था। तो इन मिथ का टूटना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम रॉन्ग परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एसवी प्रोसीजर के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि टैट कैसे लिखनी है, स्टोरी वेट कैसे लिखना है और एसआरटी कैसे लिखना है। फाइनल बात आती है एसएसबी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। आप में से काफी ने मुझे पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल पूछे। जैसे अभिषेक ने पूछा, आई एम लिटिल वरीड अबाउट एसएसबी, आई वांट टू डेवलप ऑफिस लाइक क्वालिटी, सो हाउ कैन आई डू इट। जैसे अक्षय पूछ रहे हैं यहाँ पर, हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्फ फॉर एसएसबी। इसके बाद हर्षद भी पूछते हैं, प्लीज टेल हाउ टू अप्रोच एंड डेली टाइम एंड डेली हैबिट्स एज पर दे वांट एन ऑफिसर। वैभव भी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो लास्ट स्टेप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एसएसबी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पहली जो हम बात करेंगे वो होगा मिथ बस्टर राउंड। ये बात हम करेंगे अशोक सर के साथ, जो राइट नाउ अभी psychtestmastery.com में काम कर रहे हैं एंड उनके पास जो एक्सपीरियंस है वैसे भोपाल बोर्ड और डीआईपीआर का है। इसके साथ उन्होंने अभी एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जिसमें वो आपके डाउट्स लेते हैं और वो ये काम कर रहे हैं कमांडर के रमना प्रसाद के साथ, जो कि एनएसबी बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। तो यहां पर हम वापस आते हैं स्टेप 1 पर, जो कि है मिथ बस्टर राउंड। मिथ बस्टर राउंड में हम 5 क्वेश्चन को डील करेंगे पहले। अब 5 मिथ में से जो पहली मिथ के बारे में बात करेंगे वो ये होगी, क्या पीपीएनडीटी में जो हम स्टोरी लिखते हैं पेपर पे, वो क्या चेक होती है स्टेज 1 में? उसके बाद हमारा अगला सवाल ये होगा कि जो ओआईआर हम लिखते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, क्या वो चेक होता है स्टेज 1 में? क्योंकि कई डिफेंस एस्पिरेंट का मानना है कि वो चेक नहीं होता। इसके बाद हम पूछेंगे सर से, क्या सीट्स रिजर्व होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या जिनके पेरेंट्स आर्म फोर्स में होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पीआईक्यू फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। तो क्या ऐसा है? इसके बाद चौथा सवाल मैं पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने 12th के बाद ड्रॉप किया है या ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप किया है, तो क्या वो आपके एसएसबी के रिकमेंडेशन में कोई इफेक्ट करता है? और जो 5th क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो पीआईक्यू फॉर्म होता है वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या चेक करता है आपकी टेस्ट स्टोरी में कि आपने जो स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज पीआईक्यू फॉर्म में लिखी हैं, क्या वो आपने टेस्ट स्टोरी में इस्तेमाल करी है कि नहीं? क्योंकि कई लोगों को मानना होता है कि अगर आपने टेस्ट स्टोरी में जो स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज नहीं लिखी हैं, अपनी स्टोरी में यूज नहीं करी है, तो आपकी जो टेस्ट स्टोरी है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाएंगी। तो क्या ये बात सच है कि झूठ है, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम। Sir, right now we have a lot of questions for you, and I like to start with the rapid fire of the myths which our defense aspirants are facing right now. Sir, I like to put in front of you number of myths, and my request is कि आप बस इतना क्लियर कर दीजिए कि उनमें से कौन सी चीज सच है और कौन सी चीज झूठ। तो सर मेरा पहला सवाल है मिथ में कि पीपीएनडीटी की स्टोरी स्टेज 1 में कभी भी पढ़ी नहीं जाती, क्या ये बात सच है या झूठ है सर? ये बिल्कुल गलत है। पीपीडीटी का स्टोरी असेसर ने पढ़ते हैं। ओके सर, यहाँ से फिर एक दूसरी मिथ आ जाती है कि जो ओआईआर होती है वो कभी चेक नहीं होती, बहुत कम टाइम होता है स्टेज 1 में और बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं अपने हाथों से इतने सारे आंसर्स मैंने कर चुका हूँ चेकिंग। ओके, तो ओआईआर हर बार चेक होती है। सर इसके बाद ये मानना होता है, जो नए नए फ्रेशर्स होते हैं वो कहते हैं जो सीट्स होती है ना सैनिक स्कूल, आरएमसी, मिलिट्री स्कूल या जिनके फादर पेरेंट्स आर्मी में है, उनकी सीट्स रिजर्व होती है आर्म फोर्स में। क्या ये बात सच है सर? फौज में ऐसे कोई रिजर्वेशन है नहीं। ओके सर, इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपने 12th या ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लिया है, तो स्टूडेंट्स का मानना यह है कि आर्म फोर्सेस उनको रिकमेंड ही नहीं करेगी। क्या ये बात सही है ये सर? भी ये भी बिल्कुल गलत है। ओके सर, इसके बाद आखिरी मिथ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रिगार्डिंग टैट।
स्टेज 1 के बाद जब स्टेज 2 में जाते हैं सर, पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं सर। तो सर पीआईक्यू फॉर्म में क्या होता है कि हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, कॉलेज सब लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स का मानना ये है, डिफेंस एस्पिरेंट का मानना ये है कि अगर हमने टैट की स्टोरी में वो स्पोर्ट्स, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं लेकर आए तो स्टोरी स्ट्रांग नहीं बनेगी। सर क्या ये बात सच है? ये भी गलत है, क्योंकि सबको पता है कि टीएटी का सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इमेजिनेशन। ओके, तो सर मान लीजिए किसी ने फुटबॉल लिखा है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या हॉबीज में, तो वो क्रिकेट में भी स्टोरी बना सकता है? कोई भी बन सकता है, कोई इशू नहीं। वहां पर सिर्फ आपकी इमेजिनेशन चेक करी जा रही है। यस। ओके सर, एक सवाल और आया था आपके लिए, वो ये आया था कि टैट में किस टाइप की स्टोरीज आती है। अभी आप में से एक व्यूअर ने पूछा था कि किस टाइप की पिक्चर्स आती हैं टैट एंड पीपीएनडीटी में। टैट एंड पीपीडीटी में 3 टाइप की पिक्चर्स आती हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल या पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव विद सम एक्शन। कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। नेगेटिव पिक्चर्स होती हैं ऐसी जिसमें एक्सीडेंट हो रखा हो, झगड़े हो रहे हो या कोई अफसोस कर रहा हो, इन्हें कहते हैं हम नेगेटिव पिक्चर्स। इसके बाद आती है न्यूट्रल पिक्चर। न्यूट्रल पिक्चर क्या होता है, जिसमें हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि एक्शन हो क्या रहा है, और यही वो पिक्चर्स होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और यही मैक्सिमम एसएसबी में आती है, स्पेशली टैट के अंदर। अब इसमें आपको ये वाली न्यूट्रल पिक्चर दिख रही है, इसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कप रखे हुए हैं। इसके बाद आती है स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव विद सम एक्शन। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कैंप लगा है, पर आप में से कुछ लोग कहेंगे गांव में कैंप लगा है, कुछ लोग कहेंगे फ्लड आया था इसलिए कैंप लगा है। तो आपको क्लियरिटी नहीं पता लगी, बट सम एक्शन आपको दे रखा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको आइडिया लग रहा होगा। ऐसे यहाँ पर आपको पता लगा होगा डिस्कशन हो रहा है, बट क्या हो रहा है ये नहीं पता लगेगा, मतलब वो स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव विद सम एक्शन, ऐसा कोई सीन होगा। थर्ड देखिए, यहाँ पर आपको पता लगा लड़की गा रही है, बट और वहां पर स्टेज जैसा पर्दा भी लगा हुआ है, बट क्या वो स्टेज पे गा रही है कि पीछे तो एक लड़की मूव हो रही है। तो यहाँ पर आपको सम एक्शन पता लग रहा है। ये होती है 3 टाइप की पिक्चर, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव या न्यूट्रल विद सम एक्शन। अब अशोक सर से समझते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सर एक सवाल और आया था आपके लिए, वो ये आया था कि टैट में किस टाइप की स्टोरीज आती है। तो मेरे सामने 3 चीजें समझ में आती है। एक आती है नेगेटिव वाली जिसमें सर एक्सीडेंट हो गया है, दूसरी सर न्यूट्रल, तीसरी जो आती है सर जिसमें थोड़ा सा एक्शन होता है। क्या इसके अलावा भी कोई स्टोरीज आती है सर, या कोई और फॉर्मेट होता है? नो। ओके सर, ओवर हेयर आपने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि न्यूट्रल पिक्चर की प्रैक्टिस ज्यादातर करनी चाहिए, ऐसा क्यों? आपका क्यों मानना है ये? क्योंकि ये जो न्यूट्रल इमेज है, जिसमें आप कोई भी इमेजिन ला सकते, आपके आइडियाज कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जितने आपको प्रैक्टिस करना है न्यूट्रल इमेज में, उतना आपका अच्छा रहेगा। ओके, अभी सर ने न्यूट्रल पिक्चर के बारे में बताया कि उसको करना मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ। वो ये पिक्चर है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। अब इसमें आप इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये तो पता नहीं लग रहा है लड़का कर क्या रहा है, बस इतना पता लग रहा है कि ये लड़का कैनन के पास जा रहा है और बाहर फील्ड है। तो अब ये लड़का ऐसा भी हो सकता है ये पार्क में कैनन पर रखी हो, जैसे कई सारे बड़े बड़े पार्क में रखी होती है, और वहां पर ये घूमने आया हो। ऐसा भी हो सकता है ये आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हो और उसके बारे में, एक कैनन के बारे में कुछ समझने आया हो, या कुछ डाटा कलेक्ट करने आया हो, या कुछ और भी हो सकता है। जो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यूट्रल पिक्चर में। अभी मैंने ये पिक्चर जो ली है सर के प्रोग्राम psychtestmastery.com से ली है। इसका रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से 14 मार्च तक शुरू होने वाला है। अब सर जो है अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट करते हैं टेट वेट एसआरटी का। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बनाई, और वो स्टोरी मैंने बनाई है आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो आपने कमेंट सेक्शन में डाले थे। वो 3 क्वेश्चन ये थे, क्या एक्शन होना चाहिए स्टोरी का, और दूसरा ये क्या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं स्टोरी के अंदर, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन, क्या इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो जो प्री कंसीव आइडिया होता है उसको कैसे कैच करता है। प्री कंसीव आइडिया मतलब जो आपने पहले से स्टोरी घर से बनाकर आए हो उसको वो कैसे कैच करता है। ये हम 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब ये पिक्चर आप एक बार दोबारा देख लीजिए। अब इस पे स्टोरी कुछ इस तरह से है। देखिए राजेश एक 21 साल का लड़का है, वो अपने चाइल्डहुड पार्क में विजिट करता है और देखता है कि लोगों ने वहां पर कूड़ा फेंक रखा है। थोड़ा बहुत कूड़ा, मतलब थोड़ा बहुत कहीं कूड़ा फेंका हुआ, उसे हम लिटरिंग कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से वो एक और बात कहता है कि वो एक और बात नोटिस करता है कि वहां पर एक रस्टेड आयरन कैनन है, जो वहां पर अटेंशन होती थी उस पार्क का। वो डिसाइड करता है कि जो उस पार्क की ब्यूटी है उसको रिस्टोर करेगा और ग्रीनरी लेकर आएगा वापस पार्क में। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और उनके साथ प्लान बनाता है कि वो क्लीननेस ड्राइव करेगा, और वो लिस्ट आउट करता है सारे मटेरियल जो नीडेड है, जैसे ब्रूम, गार्बेज बैग, मास्क, ग्लव्स, पेंट एंड ब्रश। इसके साथ वो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और इनवाइट करता है वॉलंटियर्स को फ्रॉम नेबरहुड बाय यूजिंग सोशल मीडिया। On the day of drive, they all arrive and work as a team and clean the park and painted the cannon and install the dustbin and do the coordination with the local municipality and maintain the park thereafter. अब ये एक स्टोरी है। अब इस पे हमारे जो अशोक सर हैं, जो psyctestmastery.com में सर्व कर रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हम ये समझेंगे। सर अभी हमारे व्यूअर्स ने एक पिक्चर देखी है और एक स्टोरी सुनी है, और वो स्टोरी मैंने आपको भी दिखाई है सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी है सर, मतलब इट्स अ गुड स्टोरी और इट्स अ वेरी लो लेवल स्टोरी सर। So it is a good story structure wise, but ये बार बार ये जो चीज हम बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस ड्राइव, ये बार बार लाने से अच्छा सर को ये लगेगा ये प्री कंसीव्ड आइडिया है। ओके, अच्छा सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस लड़के ने जो ये स्टोरी बनाई है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इज इट राइट, बिकॉज आर्म फोर्स में तो ये सब नहीं यूज होते हैं, तो ये सब लाना अलाउड है सर? बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है, वो पिक्चर के ऊपर है और स्टोरी के ऊपर है। ओके सर, अभी जैसे यहाँ पर कैनन वाली जो पिक्चर आई, यहाँ पर ये अगर एक जो डिफेंस एस्पिरेंट है वो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर स्टोरी बनेगी तो कैसे बनेगी, क्योंकि आप सोच के देखिए एक लड़का आ रहा है, कैनन है, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक डिफेंस एस्पिरेंट को किस तरह से आइडियाज को जनरेट करना चाहिए, या कौन से क्लूज ऐसे छुपे होते हैं जिससे जनरेट करना चाहिए? देखो, कैनन जो चीज होती है कि वो हिस्ट्री के रिलेटेड है। जी वो 14th सेंचुरी में इन्वेंट हुई कैनन, और 18th सेंचुरी तक उसका इस्तेमाल हुआ। जी अब कोई भी कैंडिडेट जो डिफेंस एस्पिरेंट है, जो प्रेजेंट वाले डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ के स्टोरी बनाता है, तो वहां पर वो इलॉजिकल बनता है। जी बिल्कुल। तो आप हिस्ट्री के रिलेट करो या आर्कियोलॉजी के रिलेट करो, और कोई वीडियोग्राफी टाइप का जो होता है कि ट्रैवल लॉग टाइप, उसके ऊपर बनाओ, तो तब आपका स्टोरी थोड़ा बेटर बनेगा। ओके सर, यहाँ तक की बात मुझे आपकी समझ में आ रही है, बट सर जैसे इस लड़के ने बनाई है लिटरिंग पे, अब यहाँ पर मुझे फोटो में इतना गार्बेज या कूड़ा तो दिख नहीं रहा, तो क्या ये विशफुल स्टोरी कंसिडर नहीं करी जाएगी? नहीं, इसलिए उसको मैंने प्री कंसीव्ड आइडिया। ओके, प्री कंसीव आइडिया से आपने बोला। अब सर यहाँ से एक सवाल जो बन के आता है वो ये आता है कि जो 12 पिक्चर होती है उसका वेटेज ज्यादा है, स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है, डिफेंस एस्पिरेंट का, क्योंकि एकमात्र वही ऐसे पिक्चर होती है जिसमें ब्लैंक होती है, बाकी सब की सब जो होती है उनमें पिक्चर दिखाई जाती है। तो ऐसा है कुछ कि सिर्फ 12th वाली पिक्चर का वेटेज ज्यादा है? ऐसे कुछ नहीं है। जो 12th पिक्चर का जो आइडियाज है, वो बाकी स्टोरीज का आइडियाज के साथ भी मैच करके देखते हैं। ओके, बट सर यहाँ पर एक बात और आती है सर, जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं सर, वो क्या करते हैं सर कि वो गूगल पे जाकर टैट की पिक्चर ढूंढते हैं और उनसे प्रैक्टिस करते हैं। अब कई जो टैट पिक्चर होती हैं वो साइकोलॉजिस्ट द्वारा तैयार नहीं करी जाती, गूगल पे डाली जाती है, तो उन्हें कैसे पता लगे वो सही है कि गलत है? अब मेरा इसमें आपके सामने एक एग्जांपल है कि मोस्ट ऑफ द जो पिक्चर्स होती हैं टैट की, उनमें ह्यूमन बीइंग जरूर होता है, तो हमेशा ऐसा ही होगा कि कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा, या सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, जैसे पहाड़ दिखा दिए, पेड़ दिखा दिए, ट्रक दिखा दी, बस दिखा दी, खाली ऐसा भी हो सकता है? एसएलबी में सिर्फ एक ही इमेज है, जो काली इमेज है, जिसमें 4 कुर्सियां, एक टेबल और उसके ऊपर चाय कप्स रखे हुए, उसको छोड़ के बाकी सारी इमेजेस में कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक एनालिसिस रिएक्शन करके वीडियो बनाई थी, नटराज सर की एक वीडियो का, तो उस वीडियो में मैंने एक फोटो का जिक्र किया था, वो ये वाली पिक्चर थी। इस पिक्चर को देख के लोगों के दो रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बहुत आए। वो था कि सर ये तो फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड में टीम की फोटो है जो नीचे देख रहे हैं।
दूसरों ने कहा सर ये एक पेंटिंग है। अब आपका ये जो पेंटिंग मानना है ये सही भी हो सकता है, गलत भी, बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि 99% टाइम कोई भी पिक्चर आपको पीपीएनडीटी या टैट में दिखाई जाएगी उसमें ह्यूमन बीइंग जरूर होंगे, वो नॉन लिविंग नहीं होगी। जैसे ये पिक्चर, इसमें ह्यूमन बीइंग है, इसमें भी 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 ह्यूमन बीइंग है, और इसमें नहीं है। पर तो वो सिर्फ 1% चांस है कि नहीं आएगी, पर मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होगा कि उसमें कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग जरूर होगा, जैसे इन सब पिक्चर्स में है। रीजन क्या होता है ह्यूमन बीइंग लाने का? क्योंकि जब आपको पीपीएनडीटी में या टैट में दूर दूर बिठाया जाता है तो हर एंगल से अलग अलग चीजें दिखती हैं कि वो इंसान, 2 इंसान दिख रहे हैं, 3 इंसान दिख रहे हैं। बट अगर वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स डाल दी जाएंगी तो ये क्लियर कट हो जाएगा कि वहां पर है क्या। तो वो पीपीएनडीटी में स्पेशली डिस्कशन करेंगे तो किस बारे में करेंगे, इसलिए कोशिश यही की जाती है कि 99% टाइम कोई ह्यूमन बीइंग ही हो। इस बात को आपको दिमाग में याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। सर यहाँ से एक बात और आई है कि आपने अभी अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसपे आप रोज अपडेट्स देते हैं कोई भी जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का। तो वो डाउट सेशन कोई पर्टिकुलर टाइम है आपके आने का टेलीग्राम पर? हाँ, ये रोज 8 बजे आता है, उसमें मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। ओके सर, यहाँ तक की कहानी हो गई। अभी यहाँ से मैं एक बात और लेकर आना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है डिफेंस एस्पिरेंट के दिमाग में। वो ये है कि जो हैंडराइटिंग है वो स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती थी, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी उसको ज्यादा मार्क्स मिलते थे। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है? There are many candidates who ask me this question. Sir, how much does the handwriting plays a role in the psychological test? Remember, there are two parts of communication. One is the oral communication, the other one is the written communication. The GTO and the interviewing officer focus mainly on the oral communication, where the psychologist plays an important role in finding out your written communication. When I talk about written communication, it includes various aspects like your handwriting, grammatical, and then of course the spelling. Now, how much handwriting plays an important role? In your school and college times, when you are praised by your parents, teachers and friends for having a good handwriting, to the extent that you are awarded more marks only based on your handwriting. Does that much important the handwriting plays a role in the psychological test? Whereas in the psychological test, your ideas are more important than your handwriting. But having a good handwriting will get you more marks. Whereas the psychologist focus though on the qualities, he also look for the clarity in your idea through the clarity in your writing. We have seen many times even good candidates who has got good ideas were rejected due to poor handwriting, which were totally illegible. On the other hand, I personally had cleared many candidates who has got handwriting which is not that so good. So what does one can make out from this? Your handwriting should be something readable and legible. The more cuttings, more the overwritings you commit in the handwriting, it shows your poor state of mind. Rather, I would say your handwriting should be legible and clear so that it brings out you are in the good state of mind. Now, whereas the psychologist not just looking for the handwriting, he also looks for minor details like spelling mistakes and other things. अभी जो आपने वीडियो देखी वो सर के टेलीग्राम ग्रुप की थी। रोज रात को 8 बजे वो ऐसे ही डाउट सेशन लेते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे जो डिफेंस एस्पिरेंट है उनकी मदद हो। तो अगर आपको ऐसी डाउट और क्लियर करना है और अगर आपका कोई और डाउट बच गया हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर लिंक से ना ज्वाइन हो तो किसी वजह से, तो आप टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करें क्रैक एसवी मास्टर एंड यू विल एबल टू ज्वाइन इट। अभी हम 193 में से सिर्फ 20 ही क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए। हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट कई क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए एक मोटिव तौर पे अगर मैं कहूँ तो आप जीडी कैसे हैंडल करें जिसमें फिश मार्केट हो उस बारे में बात करेगी। दूसरी बात ये बात करेगी, मान लीजिए आपके जीडी में बहुत फिश मार्केट हो जाए और कोई ना बोल पाए तो आप क्या स्क्रीन आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये वीडियो बात करेगी कैसे साइकोलॉजिस्ट असेस करता है आपकी पीपीडीडी की पिक्चर को। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद कई बार ऐसा होता है असेसर ना आपको स्टॉप कर देता है व्हाइल नरेटिंग द स्टोरी। तो उसका क्या मतलब है?
तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में बताइए, या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।